सो फॉरेन ब्रांच अकाउंट्स में अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। The Washington branch of XYZ Mumbai sent the following trial balance as on 31st December 2012. हेड ऑफिस अकाउंट दे रखा है, सेल्स, डेटर, क्रेडिटर्स, मशीनरी, कैश एट बैंक, स्टॉक, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस द ब्रांच अकाउंट स्टूड एज फॉलोज। ठीक है, वॉशिंगटन ब्रांच अकाउंट दे रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, गुड्स सेंट टू ब्रांच है, बाय कैश, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। Goods are sent to branch at cost plus 10% and branch sells goods at invoice price plus 25%. Machinery was acquired on 31st January 2007 when $1 were rupees 40 rupees. Exchange rate दे रखे। Machinery is depreciated and the branch manager is entitled to a commission of 5% on the profit of the branch. ओके, हमसे पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डॉलर। ओहो हो, तो हमको डॉलर में ही बनाना, मतलब कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा पार्ट है कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच इनटू इंडियन करेंसी एंड देन प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। मतलब इन्होंने ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L बोला है और बैलेंस शीट नहीं बोली है। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट इनकॉर्पोरेट करी नहीं है हेड ऑफिस ने। सो फ्रेंड्स, जो हमसे बोला गया है उसे हम कर देंगे। ठीक है, चलिए, पहले तो बोला है कि डॉलर में ही ब्रांच ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना दीजिए। सो उसको बना लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी एक्टिविटी हो गई हमारे लिए। ये बात हमेशा लिखिए कि ये कहाँ बन रहा है। तो ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं और अब हम बना रहे हैं इसमें ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और US डॉलर में बना रहे हैं। कन्वर्ट करने का कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, चलिए, सेल्स दी है, डेटर क्रेडिटर हमें लेना नहीं है, मशीनरी लेनी नहीं है, स्टॉक है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस है और एक्सपेंसेस है। सो यहां लिखेंगे buy sales, to opening stock, to goods from head office और क्या है, एक्सपेंसेस है। देखिए सेल्स कितनी है, सेल्स है हमारी $84,000 की और स्टॉक है $11,200 का। $84,000 की सेल्स हो गई, $11,200 का ओपनिंग स्टॉक हो गया, 64,000 आपका गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हो गया और इसके अलावा एक्सपेंसेस हो गए आपके। अब क्वेश्चन में आगे पढ़े क्या दिया। इन्होंने बोला है कि गुड्स भेजा जाता है 10% पे और ब्रांच इसे बेचता है 25% पे। ये लाइन जैसे ही सेल की लाइन दे रखी होती है कि सेल इतने पे करता है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक निकालना हमारे लिए एडिशनल एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको समझाता हूं मैं आपको। इसमें अब कोई ऐसा मेजर काम नहीं है। अगर गौर से देखें
तो यहाँ बस हमको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, जो वर्किंग नोट 1 बन के आ जाएगा। सो वर्किंग नोट 1 हम एक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं, और ये बना रहे हैं हम किस पर? इनवॉइस प्राइस पर। ब्रांच का मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ये US डॉलर है। ओपनिंग स्टॉक था 11,200, ये किस पे था? इनवॉइस प्राइस पे। गुड्स जो मिला है हेड ऑफिस से इनवॉइस प्राइस पे, वो कितने का मिला है? 64,000 का। अब जो सेल है जो सेल प्राइस है उसकी वो है 84,000, और हमको चाहिए सेल एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि जो इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस प्लस 10% है, और जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस प्लस 25% है। सो इफ कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 मानते हैं तो इनवॉइस प्राइस क्या आ जाएगी? 110, और सेल प्राइस क्या आ जाएगी? 125। सो मुझे अब निकालना है जो हमने गुड्स सोल्ड किया है सेल प्राइस पर, उसकी इनवॉइस प्राइस क्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे 84,000 हमारी सेल प्राइस है, तो इसकी इनवॉइस प्राइस प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो बैलेंस बचेगा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? ये है मेरा 75,200। 75,200। सो 8,000 जो बैलेंस बचेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, और ये क्लोजिंग स्टॉक किस पे कहलाएगा? इनवॉइस प्राइस पर। सो ये 8,000 आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब आप देखें तो ये आ जाएगा 84, सो 92,000, 92,000, तो ये 16,800 हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 16,800। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारे एक्सपेंडिचर 5,000 के हैं, हमें डेप्रीशिएशन लगाना है मशीनरी पे। कितना आ रहा है? मशीनरी पे डेप्रीशिएशन, मशीनरी हमारी $24,000 की है, सो 10% ऑन 24,000, ये हमारे 2,400 हुए। ठीक है, अब हमें मैनेजर का कमीशन देना है। मैनेजर का कमीशन कितना है? 5% ऑफ द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 16,800 में से 5,000 के एक्सपेंडिचर और 2,400 का डेप्रीसिएशन कम करो और उसका 5% दे दो, तो ये आ जाएगा 470। ठीक है ना, 470 जैसे ही हम कम करते हैं, सो 8,930 ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये पहला
वर्क उन्होंने कहा था करने के लिए कि आप ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं डॉलर में। ये एक्टिविटी हम कर चुके हैं। अब दूसरी एक्टिविटी देखें। दूसरी एक्टिविटी में बोला उन्होंने कि भाई आप ब्रांच का P&L अकाउंट बना दें। ठीक है, बना दिया। सॉरी, पहले ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर दें, इसके बाद ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दें। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन है तो अब मुझे पहले ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को। ठीक, तो अब ये बी पार्ट आ गया। अब हम कहेंगे जो ट्रायल बैलेंस है वो कन्वर्टेड मानते हैं। ठीक है, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए आपको एक एजम्पशन प्रजम्पशन के बेसिस पर फिगर्स को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो हेड ऑफिस अकाउंट दिया है। हेड ऑफिस अकाउंट और गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ये दोनों हमें कन्वर्ट नहीं करने होते हैं। ये हेड ऑफिस की ब्रांच में जो बैलेंसेस होते हैं उनसे निकाले जाते हैं। सो आपका पहला अकाउंट है हेड ऑफिस अकाउंट। इसमें रेट नहीं अप्लाई करेंगे, हेड ऑफिस का बैलेंस जो है वो बता दें। हेड ऑफिस का बैलेंस है हमारा 8,60,000। सो यही बैलेंस हम मान के चलते हैं कि ये हमारा बैलेंस होगा। इसके बाद अब है सेल्स डेटर एंड क्रेडिटर्स। सेल्स है, डेटर एंड क्रेडिटर्स हैं। तो जो सेल्स है, क्या कहाँ जा रहा है? सेल्स हम एवरेज रेट से लेंगे और डेटर और क्रेडिटर हम क्लोजिंग रेट से लेंगे। सो सेल्स का जो एवरेज रेट है वो हमारा 47 है और डेटर क्रेडिटर 48। ठीक है जी, बैलेंस बताइए। सो सेल्स को मल्टीप्लाई करिए 47 से 84,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 39,48,000। और डेटर और क्रेडिटर को आप 48 से कन्वर्ट करेंगे तो वो ये वैल्यू आ जाएंगे। अब इसके बाद है मशीनरी। ठीक है, सो मशीनरी हम लेंगे अपने कितनी वैल्यू है, परचेज डेट से लेंगे। अच्छा, ये हम इंटीग्रल ब्रांच मान के चल रहे हैं। नॉन इंटीग्रल में सारे मॉनेटरी आइटम्स आपके, नॉन इंटीग्रल में सारे मॉनेटरी आइटम्स हमारे क्लोजिंग रेट से होते हैं, बट इंटीग्रल में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो परचेज रेट से होती हैं। सो मशीनरी आ जाएगी ये 9,60,000।
इसके बाद कैसेट बैंक है 1200। ये क्लोजिंग रेट से रहेगा 57,600। इसके बाद आपका है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स फ्रॉम एयरपोर्ट। सो स्टॉक 1 जनवरी 2012, ये ओपनिंग रेट है 46, उससे आ जाएगा गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। ये रेट से नहीं आता है, ये जो आपका हेड ऑफिस के अकाउंट में वैल्यूज होती हैं हम उनको प्लेस कर देते हैं। इसके बाद है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपके एवरेज रेट से आएगा, एवरेज आपका 47 है। सो ये आ जाएंगे 2,35,000। $2,35,000। और जब हम बैलेंस करेंगे तो आपका, अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं सीधा बैलेंस लिख रहा हूँ, 47,000 आएगा एक्सचेंज डिफरेंस। आप बैलेंस करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग P&L आया है, इस ट्रेडिंग P&L को आपने जो रुपीज में आया है, INR में जो आया है, इस INR के ट्रेडिंग PL को आप इससे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। चलिए करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। डाटा आपका वही रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल, यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, अच्छा। अब इसके लिए आपको अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना है। जो वर्किंग नोट 1 से आपका $8,000 आया था, आपने उसको बस क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपका 3,84,000 आ जाएगा। 39,48,000, 5,15,200, 29,26,000। So gross profit carried down, gross profit brought down। जो एक्सपेंसेस थे वो एवरेज रेट से लाए थे हमने, ये आए थे हमारे 2,35,000। मशीनरी पे डेप्रीशिएशन लगना है। मशीनरी की INR में वैल्यू 9,60,000 है, उसका 10% 96,000। और जो एक्सचेंज डिफरेंस है $47,000, वो भी हमारा यहीं आ जाएगा। चलिए बैलेंस करें।
इसका टोटल आएगा 43,30,000 32,000। तो इसको बैलेंसिंग करें तो ये बैलेंस आएगा 8,90,800। ठीक है, कुछ याद है? मैनेजर को कमीशन देना है, कितना देना है मैनेजर को कमीशन? अगर आपको याद हो $470 आए थे आपके, 48 रुपीज से 22,560 तो ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा 490,240। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में इन्होंने ब्रांच अकाउंट पूछा है। ब्रांच अकाउंट आपकी हेड ऑफिस की बुक्स में पूछा है। ब्रांच की बुक्स होती तो कौन सा अकाउंट पूछते? हेड ऑफिस अकाउंट। तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन वाशिंगटन ब्रांच का कितना आ रहा था? 8,60,000। ठीक है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसकी एंट्री तो आपको पता है कि नहीं? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। So to प्रॉफिट एंड लॉस 490,240। ठीक है। अब अगर मैं एसेट्स और लायबिलिटीज को भी इनकॉर्पोरेट करूं तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी इनकॉर्पोरेट करूं तो एसेट्स की इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री क्या होगी? ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो यहां पर आ जाएगा ब्रांच मशीनरी, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच मशीनरी अब बची कितनी? 96,000 टैप लग गया तो 864 के। ब्रांच डेटर थे 230,400, ब्रांच कैश थी 57,600 और 3,84,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्रेडिट में आएगा 15,36,000। लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्रेडिटर टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग कमीशन। सर आप कहोगे आउटस्टैंडिंग कमीशन, मैनेजर को भी कमीशन दिया है तुमने, पे थोड़े हुआ है। ठीक है। अच्छा जगह यहाँ पे कम है तो थोड़ा इनको लेफ्ट में खिसका दो। चलिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्रेडिटर टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग कमीशन। ब्रांच क्रेडिटर हैं आपके 1,63,200 के, तो ये हो जाएगा आपका 1,85,760। जैसे ही आप ब्रांच की एसेट्स और लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट कर देते हो आपका ब्रांच अकाउंट बैलेंस नील हो जाना चाहिए। चलिए पोस्टिंग करके देख लेते हैं।
branch, machinery branch, debtor branch, cash by branch, stock 8,64,000। ठीक है, डेबिट में करेंगे टू ब्रांच क्रेडिटर, टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग कमीशन। और आप इसका एक बार टोटल चेक कर लें, ये आपका 15,36,000 हो जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन अगर आप निकालेंगे तो ये नील आएगा, और नील आने का मतलब है कि ब्रांच को पूरी तरह से हमने अपने हेड ऑफिस में इनकॉर्पोरेट कर लिया। सो आई वुड से इट वाज अ गुड क्वेश्चन एंड आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ भी आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।